Hello students, how are you? Which you will be fine at your home now this time, guys. Dear students, as you know that fourth chapter food security in India is going on, and if you talk about the topics of your chapters food security in India, there are 4 or 5 topics has been completed, and now is about to run the topic means food security in India. बेटा फूड सिक्योरिटी भारत में कैसे हो या कैसे इसके प्रति समीक्षा की गई या लाई गई कि फूड सिक्योरिटी को भारत में एक स्टोर करके रखना यानी इसको कंटेन एक अबुंडेंट क्वांटिटी में यानी बहुत बड़ी मात्रा में इसको स्टोर करके रखने की क्या ज़रूरत पड़ गई और किस समिति ने या किसके सुझाव से ये फूड सिक्योरिटी ये लाई गई और इससे क्या बेनिफिट मिल रही है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया कहता है कि सिंस द एडवेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द अर्ली 1970s द सेंचुरी हैज़ अवॉइडेड फेमाइन इवन ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन। देखो एडवर्स जो उस समय वेदर कंडीशन था, चाहे आपके कोई भी विपरीत मौसम की जो आपका परिस्थिति बने, जैसे कि मान लीजिए फेमाइन आ गई, आपको स्टार्वेशन बहुत बड़ी मात्रा में हुई है, बहुत लोग मरे और फेमाइन आ गई, तो फेमाइन के प्रकोप से जो रेजिंग होती है डेथ रेट वो क्यों होती है? क्योंकि लोग भूखों मरने लगते हैं, उनके पास ना तो ग्रेन होता है, ना तो अन्न होते हैं, ना तो पानी जल्दी मिलता है, तो अकाल पड़ जाता है। फेमाइन मीन्स अकाल, न तो आपको भोजन की कहीं से अरेंजमेंट हो पाएगा, नहीं तो पीने के लिए शुद्ध पानी भी मिल पाएगा। तो ऐसे समय में कह रहा है सिंस द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 1968 में ये इफ़ेक्टिव हुआ था अपने इंडिया में, जो कि स्वामीनाथन के द्वारा महोदय के द्वारा ये आपका भारत में लागू किया गया, उनके ही संस्कृति से ही। तो जो हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ही अर्ली 1970 में आई, 1968 में, तो कंट्री को फेमाइन्स जो पहले आते थे बहुत ज़्यादा, जैसे कि वहाँ बंगाल में आया था, राजस्थान में आया था, उड़ीसा में आया था। बेटा ये सब एरिया को बहुत प्रभावित करता है अकाल जो पड़ता है फेमाइन। तो ऐसे एडवर्स से जो वेदर कंडीशन था उससे मुक्ति पाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन 1968 के में जो इफ़ेक्टिव हुआ और अप्रॉक्सिमेटली 1970 तक ये बहुत तेज़ी से कवर किया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने से बेटा स्टार्वेशन कम हुआ, स्टार्वेशन कम होने से फेमाइन भी धीरे धीरे कंट्रोल में लाई जा सकी। इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन ड्यूरिंग द लास्ट 30 years because of variety of crops grown all over the country। भारत कब अपने ऊपर आत्मनिर्भर हुआ? करें इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फ्रूट ग्रेन ड्यूरिंग द लास्ट 30 years बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑल ओवर द इंडिया। देखो मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू अगर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स पूरे इंडिया में ग्रो किए जाते हैं तो अप्रॉक्सिमेटली अगर देखें तो डेटा 30 ईयर जो ड्यूरिंग है इसका वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन करने का, मल्टीपल क्रॉपिंग को एक्सेप्ट करने का, इससे क्या हुआ इंडिया अब सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। देखो बेटा ये आपका पूरा चैप्टर जो 4 चैप्टर हैं इकोनॉमिक्स में एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, देख लीजिए। आपकी मल्टीपल क्रॉपिंग यहाँ आ रही है, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑल ओवर ऑफ द इंडिया, है ना। तो पूरा एक दूसरे के क्या है, कम्बिनेशन है। इसलिए हर चैप्टर पर आप अच्छी तरह से पूरा कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर कर लीजिए, जिससे एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम न फेस करना पड़े। द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन at the country level has further been ensured with a carefully designed food security system by the government। तो कह रहा है द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन
एट द कंट्री लेवल हैज़ फर्दर बीन इंश्योर्ड, आगे जो है ये सुनिश्चित कर दिया जाता है कि फूड की जो अवेलेबिलिटी होना चाहिए कंट्री में, कितना पॉपुलेशन है, कितना फूड की रिक्वायरमेंट है, इतना जो इंश्योर होना चाहिए कि फूड ग्रेन ये स्टोर हो गवर्नमेंट के ग्रेनरीज में, यानी गवर्नमेंट जो खाद्यान्न स्टोर है उतना इंश्योर हो जाना चाहिए कि इतने पॉपुलेशन है, या कभी ऐसा सिचुएशन आए नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर का, जैसे कि अर्थक्वेक डिजास्टर और फेमाइन और ड्रॉट फ्लड, दिस टाइप नेचुरल कैलेमिटी इफ केम इन सडनली इन योर लाइफ, देन we are having to face a very crisis टाइम। तो इस समय क्राइसिस टाइम में जब ऐसे समय आ जाए नेचुरल कैलेमिटी, तो गवर्नमेंट जो स्टोर की जाती है अपने ग्रेनरीज में, वही आगे जा कर के इस एडवर्स वेदर कंडीशन में हम लोगों को काम आता है। तो ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि अप्रॉक्सीमेटली 1 या 2 ईयर के लिए वो एक्स्ट्रा फूड को सिक्योर करके रखे। दिस सिस्टम हैज़ 2 कंपोनेंट, देखो इस सिस्टम के लिए जो गवर्नमेंट स्टोर करके रखती है अपने ग्रेनरीज में ग्रेन को, वो इंश्योर करती है कि हाँ इतना पॉपुलेशन है तो इतना कभी नेचुरल कैलेमिटी आती है या डिजास्टर्स आते हैं या कोई महामारी आती है, कोरोना जैसे चल रहा है, तो गवर्नमेंट अपने ग्रेनरीज में से, फूड ग्रेनरीज में से जो ग्रेन है उनको राशन की जो कोटे की दुकान है, गवर्नमेंट राशन शॉप है, वहाँ पर इन ग्रेन को इंश्योर कराए और सबके लिए ये अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल हो। ठीक है, तो ये सिस्टम 2 कंपोनेंट में डिवाइडेड है, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक बेटा क्या होता है, जहाँ गवर्नमेंट अपने ग्रेनरीज में से या ग्रेनरी में किसानों से गेहूँ चावल और सब जो अनाज है वो लेकर के स्टोर करके रखती है, और ऐसे सिचुएशन में वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है पब्लिक वेलफेयर के अप्रोच से। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, व्हाट इज बफर स्टॉक समझना है, और व्हाट इज द पीडीएस सिस्टम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो बफर स्टॉक बेटा यह है, बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन namely wheat and rice procured by the government through the Food Corporation of India। गवर्नमेंट की एक इंस्टीट्यूशन है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसी में गवर्नमेंट अपना फूड ग्रेन को स्टॉक करके रखती है, जैसे कि गेहूं और चावल, व्हीट एंड राइस को जो है वो बफर स्टॉक के रूप में ये एफसीआई जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर स्टोर करती है। यानी जो फूड सिक्योरिटी इंडिया या एफसीआई है उसकी क्या लाइबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट अगर उसको दिशा निर्देश दे, डायरेक्शन दे कि नहीं इतना हमें फूड इंश्योर करना है, सिक्योर करना है, तो यही एफसीआई जो है बफर स्टॉक के रूप में फूड को सिक्योर करती है। The FCI purchases wheat and rice from the farmers in states where there is a surplus production। फार्मर ऐसे राज्यों में जहाँ पर वो अपने कंज्यूम करने के लिए 1 ईयर के लिए रख लेते हैं, बाकी जो होता है सरप्लस वो ग्रेन वो क्या करते हैं बाज़ारों में, या तो गवर्नमेंट को बेच देते हैं या तो बाज़ार में प्राइवेट सेक्टर को लोगों को बेच देते हैं। लेकिन मोस्टली जो बड़े किसान होते हैं वो गवर्नमेंट को ही सेल करते हैं कि गवर्नमेंट बाज़ार रेट से अच्छी रेट पर यानी हाई रेट पर वो उन्हें इंश्योर कराती है कि एमएसपी रेट पर वो फार्मर को क्या देगी, सब्सिडी देगी, मार्जिनल सपोर्टिंग प्राइस। तो ये मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो होती है उनको जो लागत है उससे कम न मिले, जितना कि उनके उत्पादन की लागत हुई राइस को प्रोड्यूस करने में या गेहूँ को ग्रेन व्हीट को प्रोड्यूस करने में, वो मिनिमम सपोर्टिव प्राइस गवर्नमेंट इंश्योर करती है फार्मर्स को और उनसे गेहूँ व चावल खरीद लेती है। द एमएसपी इज़ डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर, हर साल ये डिक्लेयर होता है बिफोर द सोविंग सीजन्स टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू फार्मर्स फॉर राइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स। और ये एवरी ईयर जब एमएसपी रेट डिक्लेयर होती है गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर कर किया जाता है, घोषणा किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है
बोने से पहले ही गेहूं की बुआई अगर होगी, बिफोर द सोइंग सीजन, जब भी गेहूं की बुआई होगी उससे पहले, या जो धान की बुआई होगी, राइस की हम सोइंग करेंगे पैडी को, तो उस समय ये आपका जो एमएसपी रेट है पहले ही बिफोर ही डिक्लेयर गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया जाता है। क्यों? टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू फार्मर्स फॉर राइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स। तो इंसेंटिव गवर्नमेंट को, फार्मर्स को इंसेंटिव देने के लिए गवर्नमेंट कोई भी सीजन की जो ग्रेन होती है उसको, प्रोडक्शन को और अधिक मोटिवेट करने के लिए फार्मर्स को कि और अधिक जो है तुम ग्रो करो, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपको लॉस नहीं जाने देंगे जो भी आप कॉस्ट लगाएंगे फार्मिंग सेक्टर में। तो ये सीजन से पहले ही, बुआई के पहले ही गवर्नमेंट फार्मर्स को इंसेंटिव देती है, प्रेरणा देती है कि आप प्रोड्यूस जो क्रॉप्स है उसको आप क्रॉप्स के प्रोडक्शन को और बढ़ाइए, और जो भी आपका लॉस होगा वो हम आपको फुलफ़िल करेंगे, यानी कंपनसेट करेंगे। द परचेज्ड फूड ग्रेन आर स्टोर्ड इन द ग्रेनरीज। तो ख़रीदे गए जो एमएसपी रेट पर गवर्नमेंट परचेज करती है, पहले से इंश्योर कर देती है, पैदा होने से पहले ही, ग्रो होने से पहले ही, तो ये अपने ग्रेनरीज में फूड ग्रेन को एमएसपी रेट पर किसानों से खरीद करके स्टोर करती है। डू यू नो वाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट? आप कभी ये सोचे कि बफर स्टॉक गवर्नमेंट द्वारा क्यों जो है इतना क्रिएटेड किया जाता है? दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन इन द डेफिसिट एरियाज एंड अमंग द पुअरर स्ट्रेटा of the society at a price lower than the market price, also known as the issue price. This is done to distribute food grain in the deficit area. जहाँ पर डेफिसिट एरिया है बेटा, यानी कहीं पर नेचुरल क्लाइमेटी आ जाती है, बाढ़ से पूरा जो ग्रेन होता है वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ऐसे डेफिसिट एरिया में जहाँ पर घाटे हो जाती है या कमी आती है, वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फूड ग्रेन, जो गवर्नमेंट अपने ग्रेनरीज में एमएसपी रेट पर फार्मर से खरीदी होती है। एंड एमंग द पुअरर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी एट ए प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, आल्सो नोन एज इशू प्राइस। तो देखो बेटा, जो गवर्नमेंट कोटे दुकान पर this is done to distribute food grain in the deficit area and among the poorer strata of the society at a price lower than the market price, also known as issue price। कह रहा है कि जहाँ पर डेफिसिट एरिया होते हैं, पूरा फसल ही तहस नहस हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ऐसे एरियाज़ में फूड ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट लाइबिलिटी समझती है। और उन एरिया में, उन स्ट्रेटा एरिया में जो पुअर में भी पुअरर हैं, यानी उनसे भी अधिक गरीब हैं, गरीबों में भी गरीब हैं, ऐसी सोसाइटी के लोग जो वल्नरेबल ग्रुप से भी बिलोंग करने वाले हैं, तो उनको, वो लोग अगर मार्केट प्राइस पर परचेजेबल नहीं होते हैं तो गवर्नमेंट पीडीएस सिस्टम के थ्रू उनको लोअर प्राइस पर, बहुत ही कम प्राइस पर जिससे वो परचेजेबल हों, उनको फूड अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी कराती है। इसको क्या बोलते हैं? जो कोटे की दुकान पर आपको 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये चावल मिल जाता है, अप्रॉक्सली 2 रुपीज़ वीट एंड 3 रुपीज़ राइस, इसको इशू प्राइस बोलते हैं, यही है। दिस आल्सो हेल्प्स रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैलेमिटी। वही मैं बोला अभी ना कि अगर कभी कोई क्लाइमेटी पीरियड की ड्यूरिंग होती है या वेदर कंडीशन एडवर्स हो जाता है, कहीं बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, कहीं ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, या फेमाइन ही आ गई कहीं स्टरवेशन के थ्रू, या अर्थक्वेक आ गया, तो इन सब कंडीशन में बेटा एडवर्स जो वेदर कंडीशन है या कैलेमिटी जो आती है, या कहीं महामारी आ गई, तो जो शॉर्टेज हो जाता है फूड का, उसमें गवर्नमेंट जो है इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए जो ग्रेनरीज में स्टोर रहता है फूड, उनसे जो है इस समस्या से निजात पाती है। निजात में से छुटकारा पाना, ठीक है, सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम। व्हाट इज़ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है?
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ते हैं। उसके बाद जो होगा उसको आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा यही चल रहा है बेटा अभी, ये प्लानिंग नॉन प्लानिंग है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, खींचते हैं, थोड़ा खींचे चलते हैं क्योंकि आपका टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वही बेटा जो पहले ही भी इसका डिस्कशन हो चुका है कि पब्लिक में जो ग्रेन है उनको मिनिमम सब्सिडी इंक्लूडेड प्राइस पर गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, जिससे कि जो वल्नरेबल ग्रुप से हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो भी उनको भी कोटे की दुकान पर एक्सेसिबिलिटी हो, पहुंच बन पाए। उनको राशन कार्ड बना के दिया जाता है कि आप जाइए, आप गरीब हैं, 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये चावल पर आपको फूड अवेलेबल है गवर्नमेंट के जो राशन शॉप्स हैं, यानी कोटे के जिसको हम दुकान बोलते हैं ना, कोटा। The food procured by the FCI is distributed through government regulated ration shops among the poorer section of the society। जो poorer section सोसाइटी के हैं, गवर्नमेंट उनको भी राशन को रेगुलेट करने के लिए जो राशन शॉप गवर्नमेंट के अथॉरिटी से खोले जाते हैं गाँव में, आप देखते भी होंगे, वो फूड क्या करते हैं, प्रोक्योर कराते हैं। ये पूरा मॉनिटरिंग करने का अथॉरिटी आपको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसी को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकलिटीज़, विलेज, टाउन्स एंड सिटी। आप राशन कार्ड को अच्छी तरह जानते होंगे। इस समय सिचुएशन में बेटा आपके परिवार वालों के कोई भी मेंबर ज़रूर ही राशन को लेने के लिए, राशन की जो कोटे की दुकान होती है गवर्नमेंट की, वहाँ पर आप जाते हैं तो आपके पास अगर कार्ड है बना हुआ है तो आपको 2 रुपीज़ गेहूँ और 3 रुपीज़ राइस आपको पर यूनिट 5 केजीज़ मिलता है, यानी प्रत्येक मेंबर को 5 केजी मंथ में 2 टाइम मिलता है। इसमें राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन द मोस्ट लोकलिटीज़, विलेज में देखने को मिलता है, टाउन से सिटीज़ में। देयर आर अबाउट 5.5 लाख राशन शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। देखो ये पुराने डाटा है, अब तो और भी इंक्रीज हुआ होगा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ बढ़ रही है, जिससे कि शॉप भी अधिक बनेंगे, तभी तो लोगों को प्रोवाइड होगी, तभी तो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी होगी। तो 5.5 लाख राशन शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री है। राशन शॉप्स आल्सो नोन एज ए फेयर प्राइस शॉप्स, उसको फेयर प्राइस शॉप भी बोलते हैं, जो राशन के शॉप होते हैं। कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, शुगर एंड केरोसिन फॉर कुकिंग। देखो ये सब केरोसिन जो पहले हम लोगों को मिल जाता था राशन कार्ड पर, अब नहीं मिल रहा है। और इस शुगर और फूड ग्रेन ये तो अभी भी मिल रहा है बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर वालों को, और APL वालों को भी मिल रहा है। APL वालों को तो फूड ग्रेन मिलता है, शुगर और केरोसिन बिल्कुल नहीं मिलता। These items are sold to people at a price lower than the market price। गवर्नमेंट जो सब्सिडी इंक्लूडेड प्राइस पर अपने गवर्नमेंट जो राशन शॉप है उस पर 2 रुपीज़ गेहूँ, 3 रुपीज़ राइस को प्रोवाइड कराती है। तो ये क्या है, ये मार्केट से बहुत लोअर प्राइस पर पब्लिक के वेलफेयर के अप्रोच से पुअर पर्सन को ये प्रोवाइड कराती है। एनी फैमिली विद राशन कार्ड कैन बाई ए स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ दीज आइटम्स। अगर कोई भी व्यक्ति फैमिली में, आप जानते हैं अप्रॉक्सीमेटली 7 मेंबर होते हैं, तो वही कह रहा है तो एनी फैमिली विद राशन कार्ड अगर उनका बना है फैमिली में सभी मेंबरों का, कैन बाई ए स्टिपुलेटेड अमाउंट। तो पूरा स्टिपुलेटेड अमाउंट अगर देखिए तो पर मेंबर 5 केजी मिलता है, तो 7 मेंबर होने की वजह से 35 केजी ग्रेन मिलेगा, 5 लीटर्स केरोसिन, 5 केजीज शुगर एटसेट्रा एवरी मंथ फ्रॉम द नियर बाई राशन शॉप। तो आपको राशन शॉप के नियर बाई पर मेंबर 5 केजीज आपको राशन मिलेगा। उसमें आप राइस एंड वीट ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करके डिवाइड करके लेना होता है। और 5 लीटर केरोसिन पहले मिलता था बेटा, लेकिन बंद हो गया। 5 केजीज शुगर अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक दैट इट विल बी available the facilities below poverty line, but upper poverty line it is not okay। तो ये सब आपको प्रत्येक एवरी मंथ राशन की नियर बाई राशन शॉप पर मिलता है।
तो बस आज इतना ही। बाकी जो आपका इधर से आगे से चलेगा, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ राशन कार्ड, इससे कल पढ़ाएंगे अंत्योदय, BPL एंड APL। तो ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।